सवाल कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखें रीडिंग स्ट्रेटजीज, हम मेटा कॉग्निशन क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। मेटा कॉग्निशन कैन बी डिफाइंड एज अ थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग। अब थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाट इज थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग? किसको हम कहते हैं कि ये थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग है, किसको कहते हैं हम? तो थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग देखें, गुड रीडर्स, अब आप समझें, गुड रीडर्स यूज मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी टू थिंक अबाउट एंड हैव कंट्रोल ओवर देयर रीडिंग। होता क्या है, क्वाइट समटाइम्स जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त हमारा माइंड वहां पे नहीं होता, हमारा माइंड कहीं और चला जाता है, कहीं और किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, कि आपकी सोच डाइवर्ट हो जाती है। जब आपकी सोच डाइवर्ट हो जाएगी तो इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड। नॉर्मली आप जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपने एक लाइन पढ़ी, आपने दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन के बाद आप गुम हो गए, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, और वहां पे आप वापस नहीं आ रहे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड, दिस इज फंडामेंटल। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझें कि यार जो चीज मैं पढ़ रहा हूं, मैं वहां पे हूं या नहीं हूं। तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग माना मतलब आप एक चीज पढ़ रहे हैं, उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, फिर उसके अंदर आपने दूसरी थिंकिंग डाल दी, कोई और चीज डाल दी। जब इस तरह आप करेंगे, कोई और चीज डालेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस भी उस पर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो थिंकिंग उसकी होनी चाहिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिंदगी के, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो रीडिंग के वक्त आ जाते हैं हमारे पास। कि आपने सपोज कि आप समंदर पे पढ़ रहे हैं, एक आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं समंदर के बारे में, उसकी जिंदगी, लोगों की समंदर के अंदर जिंदगी किस तरह होती है, आपने समंदर देखा हुआ है कि उसकी लहरें किस तरह होती हैं, कश्ती किस तरह जाती है, बड़ी शिप किस तरह चलती है। तो आप जब उसके बारे में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप समंदर के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको दोस्त की परेशानी लगी हुई है कि यार मेरा दोस्त एक, वो मेरे पास अभी आएगा, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे फलां चीज कह रहा है, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। आपने कल एक पेपर दिया हुआ है, आप उस पेपर के बारे में परेशान है। हालांकि आपको स्टोरी समझनी चाहिए कि ये स्टोरी मुझे जो टीचर ने दी है मैं इसको समझूं, ना कि आप इसके लिए परेशान हो कि यार पेपर के बाद में फेल हो जाऊंगा, पता नहीं पास हो जाऊंगा। ओ भाई, जिसको आप पढ़ रहे हो पहले इसको समझो। तो यहाँ देखें, बिफोर रीडिंग दे माइट क्लेरिफाई देयर पर्पस फॉर रीडिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ये है क्या, बेसिकली इसका क्या मैसेज है। तो एडजस्टिंग देयर रीडिंग स्पीड टू फिट द डिफिकल्टी ऑफ द टेक्स्ट। क्वाइट समटाइम्स यू गो थ्रू सम डिफिकल्टी। जब आप पढ़ते हैं तो आपको वर्डों का प्रॉब्लम होता है, वोकेबलरी का होता है, स्ट्रक्चर का आपको नहीं पता होता। आफ्टर रीडिंग दे चेक देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे रीड। आपने एक पेज पढ़ लिया, यू आर डन विद वन पेज। एक पेज पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा सोचें, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा सोचें कि आपने क्या पढ़ा है। आप इस तरह नहीं करेंगे पूरा किताब पढ़ने के बाद आप सोचेंगे, आपको इस तरह नहीं करना। आपने एक पेज पढ़ा और एक पेज के बाद आप सोचें कि आपने क्या पढ़ा। अगर आप उसको लिख सकते हैं तो एक दो लाइन में आप लिखें उसको कि यार मैंने आज ये चीज पढ़ी थी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स में यूज सेवरल कंप्रिहेंशन मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी। जैसे आपको सबसे पहले पॉइंट, आइडेंटिफाई वेयर द डिफिकल्टी। जहां पे आपको स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी हो रही है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि मुझे इस लाइन में इस चीज के बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ राइटर क्या बोलने चाह रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई व्हाट डिफिकल्टी इज, तो वो है क्या, कहाँ पे होती है, वो डिफिकल्टी क्या है। रीस्टेट द डिफिकल्ट सेंटेंसेस आर पैसेज इन इन देयर ओन वर्ड्स। आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, उसको आप अपने वर्ड्स में रीस्टेट करें, मतलब लिखें उसको। आप आसान जो भाषा, आपकी आसान भाषा जो है, लैंग्वेज है, उसमें आप उसको रिफ्रेज करें, रीस्टेट करें कि यार ये सेंटेंस है। ये क्वाइट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो जब आपको किसी पेपर में लिखना है, जैसे हम ऐसे सीख रहे हैं, फिर सी सीख रहे हैं, तो आप उसको रीस्टेट करें अपनी लैंग्वेज में जो आसान आपको लगे।
लुक बैक थ्रू द टेक्स्ट, उसके बाद दोबारा उसको देखें कि आपने क्या पढ़ा है, ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ा है, नीचे वाली लाइन में क्या पढ़ा है, कंक्लूडिंग लाइन में क्या पढ़ा है। लुक फॉरवर्ड इन द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट माइट हेल्प देम टू रिजॉल्व द डिफिकल्टी, और फिर आप सारे टेक्स्ट को देखें, वहां पे जो डिफिकल्टी है उसको हल करें। इसको कहा जाता है मेटा कॉग्निशन। ठीक हो गया। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, इनको फोकस करें। ये टीचर्स हमें नहीं पढ़ाते, कॉलेजेस में भी हमें नहीं पढ़ाते। उसके बाद आते हैं हमारा graphic organization illustrate concept and relationship between the concept in the text or the using diagram। sometimes वहां पे आपको कोई डायग्राम दिया जाता है, कोई आपको पिक्चर दी जाती है, कोई ग्राफिक दी जाती है, उसको भी आप समझना चाहिए। देखें, जब हम आप पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं तो एक नक्शा आपको मिलेगा, माउंटेन पे पढ़ते हैं तो माउंटेन बना हुआ होता है। ठीक है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आर नाउन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज मैप्स, वेब्स, ग्राफिक चार्ट्स, फ्रेम्स। उनको समझना आपका काम है कि ये आप पेपर में भी बना सकते हैं। समटाइम्स अगर आपको देखें, अगर आपको सीपेक के बारे में अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो आप काशगार से आप स्टार्ट करेंगे, चाइना से ग्वादर तक आपने नक्शा बनाया, उसके बीच में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई हाईवे आ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी आ रही है, कोई स्कूल आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, कोई उसका उनका ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो वहां पे आपको कोने में छापना होगा, लिखना होगा कि आसानी से जैसे उस बंदे को इजी आ जाए। ठीक है। तो वो नक्शा आपको वहां ड्रा करना है। जब आप उस तरह नक्शा ड्रा करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, तो आप उस बंदे को आसानी से समझा सकते हैं। अगर आप नक्शा ड्रा नहीं करते, स्केच नहीं लगाते वहां पे, क्वाइट समटाइम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ द लेबल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स कैन हेल्प रीडर्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट हाउ दे आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। तो ये आसान होता है। ज्यादातर साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो साइंस में आप वहां पे बना सकते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हेल्प स्टूडेंट्स रीड अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड द पिक्चर्स, वो आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो आपके ऑक्सफोर्ड की किताबें अगर आपने कभी पढ़ी है गलती से, तीसरी चौथी पांचवी छठी मैट्रिक की किताबें, जो ऑक्सफोर्ड की जो किताबें हैं, वहां पे आपको ग्राफिक मिलेंगे, ग्राफ्स वो बनाते हैं बच्चों को आसानी से जैसे समझ आ जाए, वो ग्राफ्स बनाते हैं। तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं जहां पे आपको जरूरत हो। ठीक है। आगे चलते हैं हम रीडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स, बात को देखें, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको वो बताता हूं कि वो कौन कौन से हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल, आप सब लोगों के लिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, नंबर 1, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक हो गया। राइट देयर, यहाँ देखें, द क्वेश्चंस फाउंड राइट इन द टेक्स्ट, दे आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड, बच्चों से पूछते हैं क्या, टू फाइंड द वन राइट आंसर। बिल्कुल क्लियरली आपको वहां पे पता चल जाता है कि इस सवाल में क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस फाउंड राइट इन द टेक्स्ट दैट आस्क द स्टूडेंट्स टू फाइंड, देखें राइट देयर, तो वहीं पे आपको मिलेगा, जैसे आप पढ़ेंगे टेक्स्ट को कि आपको वहीं पे मिलेगा। थिंक एंड सर्च, समटाइम्स आपको सोचना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, थिंक एंड सर्च। क्वेश्चंस बेस्ड on the recall of the facts that can be found डायरेक्टली इन द टेक्स्ट। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको, जैसे देखें हमने गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं कि फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, उसके कौन कौन से इविल्स हैं, कौन कौन से काजेज हैं, तो आप सोचेंगे कि गवर्नेंस में कौन कौन से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में गवर्नेंस क्यों फेल है, तो यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट। एंड उसके बाद आप सर्च भी आपने किया होगा, काफी बच्चों ने सर्च भी किया है। Answers are typically found in more than one place, thus requiring the students to think, सोचें, सर्च करें, through the passage and find the answer। आपको कोई पैसेज दिया गया, उस पैसेज में आप सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको फैक्ट निकालेंगे कि इसमें कौन कौन सी, स्पेशली जब आप पिरसी लिखते हैं तो पिरसी के वक्त आपको फोकस करना चाहिए कि यार पहली लाइन में जो है ये इंपॉर्टेंट है, टाइटल मेरा पहली लाइन में है। समटाइम्स पिरसी में टाइटल आपका बिल्कुल बॉटम में होता है, समटाइम्स आपको बिल्कुल पहली लाइन में मिल जाएगा कि इसका टाइटल ये है, को थिंक एंड सर्च करें। ऑथर एंड यू, उसके बाद क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज व्हाट दे ऑलरेडी नो,
आपको नेचुरली पहले कुछ ना कुछ तो पता होता है, आपने किताबें पढ़ी, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मटेरियल, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता होता है विद व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम द रीडिंग, और उसके बाद आप उसको मैच करते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड, टेक्स्ट को जरूर समझना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए जो उनकी प्रेयर नॉलेज है बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने ग्वादर आपने विजिट किया है, अगर आपने हाईवे देखा है, अगर आपने काशगार देखा है, तो आपके जहन में वो पिक्चर जरूर आएगी कि काशगार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये चीजें हो रही हैं, ये नक्शा यहाँ का है। तो कोई भी चीज अगर आपको ऑलरेडी जो पता है, आप उनको मैच करके मिक्स करके आप एक सेंटेंस डेवलप करते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। ऑन योर ओन, क्वेश्चंस आर आंसर्स बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रेयर नॉलेज। जो हमें पहले पता होता है हम उसी को देख के हम लिखते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता तो वी विल नॉट बी एबल टू either understand or write down something that is being asked in the question. तो एक्सपीरियंस उसके बाद रीडिंग द टेक्स्ट may not be helpful to them when answering the type of the question. Sometimes हमें ऑलरेडी इतना पता होता है कि क्वेश्चंस का हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें उस चीज से उस पैराग्राफ के पढ़ना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज होती है, सवाल आ गया आपने उड़ा दिया। सपोज कि हमने अभी जैसे डिस्कस किए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, आपको पता है, तो उसमें आपको अभी प्रेयर नॉलेज आ गई है, लेकिन सवाल में अगर आ जाएगा जैसे करप्शन है, करप्शन पे आ गया तो आपके पास ऑलरेडी हेडिंग्स हैं कि यार ये करप्शन के काजेज हैं, ठीक है, तो आप आराम से करप्शन पे आ गया आप उड़ा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट में आप उसको उड़ा देंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रेयर इंफॉर्मेशन है, प्रेयर नॉलेज है, और उसको मिला के आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं जनरेटिंग क्वेश्चंस। अब जनरेटिंग क्वेश्चंस क्या है? जनरेटिंग क्वेश्चन, बाय जनरेटिंग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ वेदर दे कैन आंसर द क्वेश्चन इफ दे अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे आर रीडिंग। तो जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप सवाल जनरेट करें। मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ, बेहतरीन स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप कोई भी पेज पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसके सवाल खुद बनाएं। एंड में आप उसके सवाल बनाएं, उसमें से 5, 8, 10 क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चंस बना के फिर आप खुद ही जवाब दें। आप हर चैप्टर में अगर आप कहते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊं किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, आप हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चंस बनाने के बाद आप उसके जवाब दें। तो जब आप जवाब देंगे, खुद ही सवाल निकाल के जवाब देंगे, ये रिसर्च है, पूरी कंप्लीट रिसर्च है, आपको आराम से अच्छा स्कोर मिलेगा, आपको याद भी हो जाएगा हर चैप्टर। सपोज कि आपकी किताब में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर को पढ़ने के बाद हर चैप्टर के सवाल बनाते जाएं, खुद सवाल बनाएं। एक तो उसके अपने सवाल है ना, खुद सवाल बनाएं, उसके बाद फिर जवाब दें और किसी से असेस करवाएं। तो आप देखें कि माइंड ब्लोइंग चेंज होगा आपके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स लर्न टू आस्क देमसेल्फ क्या क्वेश्चंस दैट require them to combine information from a different segment। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से आपने सवाल बनाए और आपकी प्रेयर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है आपके पास, उसका जवाब लिखेंगे तो मजा आ जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द स्टोरी स्ट्रक्चर। इन स्टोरी स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस students learn to identify the categories of the content, characters, events, problems and the resolution, उसका हल क्या है। Often students learn to recognize the story or structure through the use of the story map। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द स्टोरी स्ट्रक्चर improves students comprehension। जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, देखिए स्टोरी की तरह आप पढ़ेंगे। इन स्टोरी क्या होता है? स्टोरी स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्टोरी की तरह भी आप उसको पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम। ऑफन स्टूडेंट्स लर्न टू रिकॉग्नाइज स्टोरी स्ट्रक्चर थ्रू द यूज ऑफ स्टोरी मैप। आप देखें स्टोरी बनाते जाएं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको स्टोरी शेप में ले आए, आपको जल्दी याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं समराइजिंग। समराइजिंग रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन what is important in what they are reading, जो पढ़ रहे हैं, and to put it into their own words। instruction in the summarizing help students क्या करते हैं?
आइडेंटिफाई करते हैं या जनरेट करते हैं मेन आइडियाज, मेन आइडियाज को जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं मेन को सेंट्रल आइडिया से, उसके बाद एलिमिनेट करते हैं जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ काट देते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे या जनरेट करेंगे आइडिया, फिर कनेक्ट करेंगे मेन आइडिया से, फिर एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद रिमेंबर करेंगे उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या खोया क्या पाया उन्होंने, तो एंड में आपका ये होगा, उसको समराइज करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको लग पता जाएगा कि मेरे अंदर कितनी चेंज आया, कितना चेंज आया है आपको लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, ला क्वेश्चन जिस तरह आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान मेथड में आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद समझने का, काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि सर हमें पढ़ाना सिखाएं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, एक बच्चे को नहीं हो रही, हो रही है ना, हो रही है भाई नासिर भाई, आपको पता नहीं क्यों नहीं हो रही। हाँ हो रही है, सबको हो रही है, चलें हो रही है, वेरी गुड। चलें भाई आगे चलते हैं। अब आप देखें नेगेटिव, और कुछ मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको कौन से वर्ड किस तरह कहाँ पे रखने हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से वर्ड कहाँ पे रखने हैं, किस तरह हमें लिखना है। लैंग्वेज का भी आपको ख्याल करना है, लैंग्वेज का भी मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज को हमें किस तरह लेके चलना है। यहाँ पे आते हैं अब पॉजिटिव लैंग्वेज, हाँ रिज्वाइन करें, रिज्वाइन करें। पॉजिटिव लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव लैंग्वेज, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव लैंग्वेज पे आते हैं, टेल्स द रेसिपिएंट व्हाट कैन बी डन। हम ज्यादातर क्या करते हैं, पाकिस्तान तबाह हो गया, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो ये नेगेटिविटी है, ये कंप्लीट नेगेटिविटी है। हमेशा आपको एट द एंड ऑफ द डे ये बताना होगा कि ये चीजें पॉसिबल है, हो सकता है पाकिस्तान तरक्की करेगा। समझ आ रहा है? तो नेगेटिव लैंग्वेज से गुरेज करें, पॉजिटिव लैंग्वेज की तरफ आए। सजेस्ट अल्टरनेटिव एंड चॉइस, अब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव पिक्चर देनी है। किसी भी पता चलेगा कि कल आप ऑफिसर बनते हैं कि इस बंदे के पास वेज एंड मींस भी हैं, अल्टरनेटिव। सपोज पाकिस्तान चलें, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, लेकिन आप अल्टरनेटिव सजेस्ट करें ना, चॉइसेस बताएं ना कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं। इज हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग, तो पॉजिटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी आपकी तबीयत का पता चलता है कि इस बंदे को अगर हम हायर करें, ऑफिसर बनाएं, तो ये हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है या नुकसानकार है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ट्राई टू यूज पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव लैंग्वेज, स्टॉप योर सेल्फ इफ नेगेटिविटी स्टार्ट्स टू क्रीप इन। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी देखें, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हम तबाह हो गए, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो आप आराम करें, आपके लिए नहीं है ये इम्तिहान। ठीक है, हमारे यहाँ नेगेटिविटी भरी हुई, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो इसीलिए तो सफर करते हैं वो। और जो बंदा पॉजिटिव होता है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, गुर्बत में रह के भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, वो वेज एंड मीन्स देता है। तो पॉजिटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हेयर आर सम एग्जांपल्स हाउ कैन यू रिप्लेस अ नेगेटिव वर्ड्स विद द मोर पॉजिटिव वन। ये अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास अगर नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम किस तरह रिलेट करें। नेगेटिव आ रहा है लेकिन मुझे पॉजिटिव चीजें देनी है, तो हाउ शुड आई फोकस ऑन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द पॉजिटिव लैंग्वेज। आगे चलते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो चीज मुझे ये थोड़ा सा क्लियर करें कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अभी मुझे आज बोलना पड़ रहा है ज्यादा, मैं अभी आपसे काम नहीं ले रहा हूं, तो अभी मैं आपसे काम लूंगा, लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको क्या बता सकता हूं कि कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना है आगे जाके ऑफिसर बनने के। ठीक है ना? तो ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि लैंग्वेज का किस तरह, रीडिंग का किस तरह, कौन कौन सा है। अच्छा सही है, समझ आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ बस मैं देख रहा हूँ आप लोग लिख रहे हैं, आप यहीं पे हैं, आगे चलते हैं।
हाँ, रियलिज्म पे भी डिस्कस करते हैं। रियलिज्म का मकसद ये होता है कि आप जो है पॉजिटिव डायमेंशंस को कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस करें, बजाय कि खाली नेगेटिविटी। वेज एंड मीन्स दें ऊपर वाली लैंग्वेज में। जैसे मैंने बताया ना कि सपोज के चीजें आपको सब नजर आ रहा है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हम बताएं कि अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो जब आप ऑफिसर बनते हैं, चलें ये चीज नहीं हो रही, मुल्क में नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, गुर्बतें, जहालतें, बहुत कुछ हो रहा है, आप हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब आप अल्टरनेटिव्स देंगे, चॉइसेस देंगे, वो आगे जाके जो रीडर, वो असेसर है, उसका काम है, वो समझ जाएगा कि ये बंदा फोकस है, इस बंदे को पता है कि सर ये वेज एंड मीन्स हैं, ऐसे करना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अब देखें हम अब आते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं। नेगेटिव लैंग्वेज। नेगेटिव लैंग्वेज क्या है? टेल्स द रेसिपिएंट व्हाट कैन नॉट बी डन। ये नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हेज अ सबटिल और ओबियस टोन ऑफ ब्लेम। ब्लेम लगाएगा दूसरों पे। देखें कुछ लोग होते हैं ना जो नाकाम होते हैं, वो दूसरों को कहते हैं कि अरे तूने तो इम्तिहान दिया था, तुम्हारा नहीं हुआ क्या, और खुद पढ़ता ही नहीं है, खुद नहीं पढ़ता, कभी किताब नहीं खोली। जब आप तैयारी कर रहे हैं कि हम सर रशीद के पास पढ़ते हैं, ये चीजें सीख रहे हैं, अरे तुम टाइम जाया कर रहे हो, ऑनलाइन में तो कोई फायदा ही नहीं है, ऑनलाइन में तो कुछ नहीं होता, तो क्या करूं, टीवी देखूं, फेसबुक चलाऊं, हाँ, दोस्तों के साथ गप्पे लगाऊं, होटल पे जाऊं, या गली में खुआर हूं। आप किसी को बताएं, सपोज कि किसी के पास भी आप पढ़ते हैं, कोई सीखते हैं कोई भी चीज, छोड़ो यार ऑनलाइन में तो कोई फायदा नहीं है तुम, तो वो सिर्फ और सिर्फ बस नेगेटिविटी और ब्लेम, बस सिर्फ और सिर्फ ब्लेम लगाना चाहिए, वेज एंड मीन्स नहीं। ये नहीं होगा कि चले हम 5% तो सीखेंगे, किसी के पास पढ़ेंगे तो 5% तो सीखेंगे किसी के पास, या कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, और ऐसे लोगों के साथ होंगे जो ब्लेम लगाते हैं सारा दिन, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, तो यू विल नेवर इंप्रूव, क्योंकि आप उसी की तरह आगे जाके बन जाएंगे जिस तरह वो है। ठीक है, नाकारा इंसान हमेशा नाकारा को ढूंढता है। इम्फेसाइज ऑन नेगेटिव एक्शंस। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव के पॉइंट्स हैं, ये क्या करता है, व्हाट कैन नॉट बी डन पे फोकस करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी। उसका टोन ब्लेम वाला होगा, आपका सारा दिन ब्लेम। उसके बाद इम्फेसाइज नेगेटिव एक्शन एंड कंसिक्वेंसेस पे फोकस करेगा, नेगेटिविटी पे उसका फोकस ज्यादा होगा। पॉजिटिव जैसे मैंने बताया ना कि चॉइसेस बताएं, चॉइसेस पे कम उसका फोकस होगा। ट्राई टू यूज पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव लैंग्वेज एंड स्टॉप योरसेल्फ इन नेगेटिविटी स्टार्ट्स टू क्रीप। हियर आर सम एग्जांपल्स हाउ कैन यू रिप्लेस द नेगेटिव वर्ड्स विद द मोर पॉजिटिव। तो नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाते हैं लैंग्वेज में, राइटिंग में यूज पॉजिटिव लैंग्वेज इस तरह। अब देखें यहाँ पे वर्ड है आई कैन नॉट। आई कैन नॉट लेट मी लुक इनटू दैट फॉर यू, बजाय कि आप किसी को कहें आई कैन नॉट। अब हम डिस्कशन करते हैं ना, जैसे भी आप कोई किसी भी इदारे में चले जाएंगे, कहीं पे भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई बात करने की, इंटरव्यू देने की, वॉट एवर द थिंग्स आर, इसी तरह हम राइटिंग में भी आते हैं। तो आई कैन नॉट या इट कैन नॉट बी डन, तो लुक मी, लेट मी लुक इनटू दैट फॉर यू, मैं ट्राई करता हूं। नो प्रॉब्लम की जगह डेफिनेटली सर्टेनली इस्तेमाल करें। अगर आप कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उस बंदे को कहें डेफिनेटली सर्टेनली। देखें, अब नो प्रॉब्लम जब कहते हैं तो प्रॉब्लम लफ्ज आप यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही आपको? नो प्रॉब्लम जब कहते हैं तो आपका फोकस प्रॉब्लम पे है। अगर इसकी जगह आप ये रिप्लेस करें कि डेफिनेटली सर्टेनली, तो दैट इज मच बेटर। नॉट टू बेट की जगह अगर कोई चीज देखते हैं उसकी जगह ग्रेट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। कांट कंप्लेन की जगह एवरीथिंग इज गोइंग वेल थैंक्स। ठीक है, आई शैल ट्राई की जगह आई विल। आई फॉरगॉट की जगह आई शैल सेट अ रिमाइंडर फॉर नेक्स्ट टाइम। आई फॉरगॉट नेगेटिव है, उसकी जगह आई शैल सेट अ रिमाइंडर फॉर नेक्स्ट टाइम, तो ये कंपैरेटिवली मच बेटर है। नेवर गिव अप की जगह कीप अप द गुड वर्क। देखें, नेवर गिव अप भी चल जाएगा, बड़े गोश्त में चल जाएगा आपका, नेवर गिव अप। कीप अप द गुड वर्क कहेंगे तो दैट इज मच बेटर। आई एम स्ट्रेस फ्री, आई एम काम एंड रिलैक्स्ड। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह आप लफ्ज इस्तेमाल करें फीडबैक। प्लीज गिव योर फीडबैक। आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस
नीचे लिखती हैं कि फीडबैक दें हमें, बजाय कि वो लिखें कि भाई प्लीज हैव द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो इसकी बेहतर है कि आप यहाँ नीचे लिखेंगे फीडबैक, वी नीड योर फीडबैक। तो वो होता यही है आपका, होता यही है आपका, ठीक है। तो इसी तरह आपका फोकस होना चाहिए। लैंग्वेज इज पावरफुल टूल वेदर यू कम्युनिकेट वर्बली आर इन रिटन फॉर्म। द लैंग्वेज यू यूज इफेक्ट्स, क्या करता है, लैंग्वेज यू यूज, द लैंग्वेज यू यूज इफेक्ट्स हाउ द मैसेज इज परसीव्ड। यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, improve communication, increase optimism in others, and can portray a speaker writer as a credible and respectable person. Even unpleasant news can be softened by use of positive language. unpleasant को भी pleasant बना सकते हैं आप। देखें, अगर हम जैसे घरों में कहते हैं कि अम्मी इधर आए, अम्मी, हम रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर हम कहेंगे इधर आओ, तो लैंग्वेज में कितना फर्क है, इधर आओ, अगर उसकी जगह हम कहें कि अम्मी, तो आप देखें अम्मी आपको हक करेगी, किस करेगी, आपको चाट वगैरह बना के देगी, पकौड़ा खिलाएगी आपको। आप उसको अगर रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रेस्पेक्ट देगी। अगर उसको कहते हैं कि पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, तो फिर तो आप देखें कि आपके बाल नहीं होंगे ये थोड़े से जो बच्चे हैं आपके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। by using positive language and ensuring an upbeat attitude in interview with your colleagues and your clients, you will set yourself up for success. In fact, it is critical factor in determining workplace. Employers promote employees who not only produce results but also motive others in the workplace, and positive approach can help with this. तो यहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज का फोकस हो रहा है कि हमें इसको किस तरह करना चाहिए। अब आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। बता रहा हूं कि ये आपका फॉर्मल है, ये आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल, फॉर्मल किसको कहते हैं, जैसे फॉर्मल ड्रेस होती है, इसी तरह फॉर्मल आपका लैंग्वेज होता है। तो हम फॉर्मल इनफॉर्मल पे डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेस किस तरह करें लैंग्वेज के बारे में, जैसे हमें अच्छा लगे और हम समझ जाएंगे मैं जो मैसेज दे रहा हूं वो बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, एक दो सेंटेंस। हाँ, फॉर्मल ऑफिशियली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑफिशियली हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये इनफॉर्मल में इस्तेमाल होता है, ये वाला जो सेंटेंस है ना इनफॉर्मल में, इन माय ओपिनियन, आई थिंक दैट, आई वुड से दैट, आई कंसीडर, आई बिलीव, आई सपोज, आई हैव। सपोज का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपका इनफॉर्मल में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और ये जो नीचे में बता रहा हूँ, नीचे वाला ही आपका फॉर्मल। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट इज माई इंप्रेशन, स्पीकिंग पर्सनली, माई ओन पर्सनल ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन, ये फॉर्मल में चलता है और ये वाला आपका इनफॉर्मल में चलता है। दिस इज द डिफरेंस, इन दोनों में ये वाला फर्क है। आगे चलते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल का और बताता हूं, एक और इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लें आप। एज फार एज दिस इशू इज कंसर्न, ये फॉर्मल है। इट इज द इंप्रेशन ऑफ द राइटिंग, द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर इज दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट हैज बीन एनालाइज्ड दैट, इट इज विटनेस दैट, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट। देखिए, अगर इसकी जगह आप आई लिखेंगे, आई की जगह आप इनडायरेक्टली इट इज बिलीव्ड, अगर आप लिखते हैं कि आई बिलीव, ऐसे राइटिंग में आई बिलीव नहीं लिखेंगे आप कभी भी, इंग्लिश ऐसे राइटिंग में आई बिलीव नहीं। लेकिन आपकी लैंग्वेज जो इज अ लेटर राइटिंग, अगर आप लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि आई बिलीव, लेटर राइटिंग में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे राइटिंग में आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, इट इज बिलीव्ड, इट हैज बीन एनालाइज्ड, इट इज विटनेस, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट। ये आप ऐसे राइटिंग में लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। आप कभी भी इस तरह आई एनालाइज नहीं करेंगे, कभी आई एनालाइज, आई बिलीव, आई विटनेस, इस तरह नहीं करेंगे। आप इस लैंग्वेज को फोकस करेंगे, ये आपका फॉर्मल है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इनफॉर्मल और इनफॉर्मल का मैं आपको बताता हूं कि यस यू आर राइट, आई एग्री विद दैट, फेयर इनफ, आई थिंक यू मे बी राइट, यू आर क्वाइट एब्सोल्युटली राइट, I couldn't agree with you। तो इसकी जगह आपका I have come to the conclusion, I hold the same opinion, we are of the one mind, I have no objection to what you said, I share your view। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का फोकस है और इस पे आपको समझना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरह आपका होगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है आपको, फॉर्मल इनफॉर्मल। आगे चलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम कौन कौन सी लैंग्वेज का फोकस करेंगे। यहां देखें, आई डोंट एग्री विद व्हाट यू से, नॉट एट ऑल,
आई डोंट थिंक सो, यू आर रॉन्ग, इसका होगा आई एम अफ्रेड, आई हैव टू स्टेट दैट, आई थिंक अदरवाइज, आई टेक अ डिफरेंट व्यू। देखिए अगर आप आई डोंट थिंक सो की जगह आप लगाते हैं आई हैव अ डिफरेंट व्यू, दैट इज मच बेटर। I have a different view is much better as compared to I don't think so. I have to state I think otherwise. I have to state, मुझे भी कुछ कहना है। Not at all की जगह अगर आप ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करेंगे that is much better as compared to the above ones। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि लैंग्वेज को किस तरह आपको फोकस करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज को किस तरह हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप आ जाएं, प्रैक्टिकल सेवरल एग्जांपल। अब देखें, हिम एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। हिम एंड आई की जगह होगा ही, यहां देखें ये मैंने लिखा है नीचे, इसकी जगह होगा ही एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। हिम नहीं होगा, हिम आप नहीं लगा सकते। हम कहते हैं ना मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग, कभी भी नहीं कहें मी एंड माई ब्रदर। हम फेसबुक पे मैं देखता हूं बच्चे ज्यादातर लिखते हैं मी एंड माई ब्रदर, ओ मी नहीं होता भाई, माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग, मी नहीं होता आपका। उसके बाद सबा इनवाइटेड बोथ ही एंड आई टू हर बर्थडे, इस तरह ये गलत है, आपका होगा सबा, आप इसको इस तरह कहेंगे सबा इनवाइटेड बोथ हिम एंड मी, हिम एंड मी, ही एंड आई नहीं, हिम। सबा इनवाइटेड बोथ हिम एंड मी टू हर द पार्टी। ठीक है, तो आपको करेक्ट किस तरह करना है इस चीज पे फोकस करना होगा आपको। तीसरा सेंटेंस है हमारा, तीसरे पे आते हैं, मी एंड हर आर गोइंग टू, यहां देखें मी एंड हर आर गोइंग टू ईट टू नाइट, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, आप कहेंगे शी, फोकस होगा शी एंड आई आर गोइंग टू ईट आउट टू नाइट। शी, यहाँ मी नहीं होगा आपका, जो आपने मी दिया है ना ये मी वाला आपका गलत है। मी एंड अली शुड टेक इंग्लिश लेसन्स, तो ये होगा यू अली एंड आई शुड टेक। ये वाले कमीशन में लास्ट टाइम पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आपके आए हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाले सवाल कमीशन में आए हैं। लास्ट वाला है हु इज गोइंग टू पार्टी टुमारो, माई सेल्फ एंड हर, ये वाला गलत है आपका, आपका होगा हु, आपका होगा हु इज गोइंग टू द पार्टी टुमारो, शी एंड आई, शी एंड आई, शी एंड आई। माई सेल्फ एंड हर नहीं होगा, लैंग्वेज को फोकस करें, लैंग्वेज को इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर जाके आप घर में आराम से क्लास के बाद प्रैक्टिस करें, मैं आपको तरीका बताता हूं। हाँ क्लियर बता रहा हूँ ना, पोजीशन बता रहा हूँ, इस पे सारा क्लियर करता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि प्रोनाउन को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चले नीचे चलते हैं, एवरी पेरेंट वांट्स हिज चाइल्ड टू सक्सीड, तो इसकी जगह होगा, इसकी जगह होगा एवरी पेरेंट्स की जगह होगा, आप देखें इसको फोकस करें, आप लिखेंगे कि यहां मैंने लिखा है पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रेन टू सक्सीड इन स्कूल, या ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रेन टू सक्सीड इन स्कूल, बजाय कि आप लिखें एवरी पेरेंट और यहाँ पे आप हिज देंगे तो ये वाला सेंटेंस आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आप सिंपल लिखें पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रेन टू सक्सीड इन स्कूल, पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रेन, नीचे वाले दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, या ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रेन टू सक्सीड इन स्कूल, बजाय कि आप ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखें। ये है ईच एम्प्लॉय विल सबमिट हिज चॉइस फॉर एन HMO बाय फ्राइडे, हेडमास्टर, ठीक है, हेडमास्टर HM, each employee will submit his choice for an headmaster, ठीक है, या इसको कर दें for a lecturer by Friday, for a lecturer for Friday। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा एम्प्लॉइज विल, तो दैट इज मच बेटर अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, ईच की जगह अगर आप लिखते हैं यहाँ पे आप हिज देते हैं तो हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, तो बेहतर आपके लिए ये है कि एम्प्लॉइज विल सबमिट देयर चॉइस फॉर अ लेक्चरर बाय फ्राइडे, तो दैट इज मच बेटर, लैंग्वेज का फोकस करना है। नीचे वाला है एवरी वन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज, यहाँ देखें आप हिज दे रहे हैं ना, अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये लड़की है या लड़का है, तो हम कहेंगे ऑल, हम कहेंगे ऑल। नीचे वाला देखें मैंने लिखा है ऑल ऑफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस कंसर्न, या एवरी वन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस कंसर्न, बजाय जो एक्सप्रेस की जगह अगर आप यहाँ पे हिज देंगे ना, हिज,
तो ये वाला आपका कंफ्यूज करेगा। तो हिज ना दे, ये नेचुरली हो गया। एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस कंसर्न। हिज का क्या मकसद है, मतलब हिज देना जरूरी है। ज्यादातर लोग लिखते हैं एवरीवन, एवरी इम्प्लाई, आप देखें किस तरह मैंने लिखा, एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न। हिज क्यों भाई, एक्सप्रेस कंसर्न, बस मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा आपको। अगर मैं लिखूं एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी, तो अब देखें यहाँ भी गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा हिज भी और हर भी। मैं क्या लिखूंगा, हिज भी हर भी। अब ये मुझे थोड़ा सा awkward लग रहा है सेंटेंस, हिज एंड हर, अजीब लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको ही काट दूंगा। इसको काट के मैं इसको यहां से काटता हूं, बस यहाँ एक्सप्रेस कंसर्न। अब हिज और हर आ गया ऑटो। और आगे चलते हैं, मी एंड हेनरी विल बी लेट, तो आप कहेंगे मी एंड हेनरी विल बी, मी की जगह आप लिखेंगे हेनरी एंड आई। यहां देखें हेनरी एंड आई, बजाय कि आप लिखें मी एंड हेनरी। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, बिल्कुल आसान है या मुश्किल है? मेरे ख्याल में आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीजें बताई जा रही हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, वरना मुश्किल होगा। ठीक है, मोस्ट बेसिक ट्रांजिशन वर्ड आप कौन कौन से हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल दे रहे हैं, वर्ड्स लाइक एंड, बट, एंड, आर कैन कनेक्ट टू सेंटेंसेस टुगेदर। अब देखें, अब इस चीज का आप फोकस करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई रेन होम एंड आई गॉट देयर जस्ट इन अ टाइम, आई रेन होम बट। अब देखें, आप यहाँ एंड लगाते हैं या आप बट लगाते हैं तो सेंस ही चेंज हो जाएगा, सेंस ही चेंज हो जाएगा। आई रेन होम एंड गॉट देयर जस्ट इन अ टाइम, मतलब थोड़ा देर पे, इन टाइम माना थोड़ा देर पहले, और ऑन टाइम माना पूरे। इन टाइम और ऑन टाइम, इन टाइम होता है कि थोड़ी देर पहले पहुंचते हैं, ऑन टाइम बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं। तो ये कह रहा है आई रेन होम, मैं घर भागा, एंड गॉट देयर जस्ट इन टाइम, तो यहाँ पे कह रहा है आई रेन होम बट आई वॉज स्टिल लेट, बट। अब देखें एंड और बट की वजह से सेंटेंस में कितना फर्क आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, देखें आप नीचे चलें। आई, as you can see in the examples above, even simple conjunction serve the different purpose. सिंपल कंजक्शंस की सेंस डिफरेंट हो रही है, सिर्फ हमने एक वर्ड को डाल दिया, हमारा सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। नोट, द फर्स्ट सेंटेंस यूजेस एंड is a transition word that connects the two occurrences equally. The second sentence uses but which introduce the contrast. यहाँ आपका कंट्रास्ट है, ये वाला सेंटेंस आपका कंट्रास्ट है, बट वाला आपका कंट्रास्ट दे रहा है, और ऊपर वाला ट्रांजिशन कनेक्ट कर रहा है टू अकरेंस एक एट ए टाइम, एंड एट ए टाइम हो रहा है। हाँ स्क्रीन शॉट ले लें बेटा, ले लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, शाबाश फौजिया बेटा, ले लें आप, ले लें ले लें। चलें नीचे आते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको आप देखें थोड़ा सा। कॉमा भी डाल सकते हैं, हाँ कॉमा डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो पंक्चुएशन में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह करना है हमें। यहाँ देखें, दीज ट्रांजिशन पॉइंट आउट अल्टरनेटिव आर डिफरेंट, सी हाउ दीज वर्क इन अ डिफरेंट। यहाँ इसको हम पढ़ते हैं। द बॉय लाइक्ड बर्ड बट ही वाज अफ्रेड ऑफ कैट्स, बच्चे को परिंदे पसंद थे लेकिन उसको बिल्लियां पसंद नहीं थी। सिमिलरली ही डिड नॉट लाइक लायंस एंड टाइगर्स, on the contrary he liked animals that could fly such as sparrows and falcons. Likewise he thought birds were the most interesting mammals, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आप देखें, the boys like birds, birds पसंद थे लेकिन वो बिल्लियों से डरता था। इसी तरह उसने वो लॉयंस और टाइगर को पसंद नहीं करता था, नहीं किया उसने। और ऑन द अदर हैंड, उल्टा उसके, ही लाइक एनिमल्स दैट कुड फ्लाई, ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, स्प्रोज या फेल्कन्स। उसी तरह ही थॉट बेट्स वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैमल्स थैंक्स टू देयर विंग्स, विंग्स की वजह से। अब देखें, ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट समझ आ रहा है। जब आप ये ऐसे राइटिंग में कंपैरिजन और कंट्रास्ट रखेंगे ना, तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि यार इस बच्चे की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। आप देखें इस पैराग्राफ को आप 2-3 दफा पढ़ सकते हैं। द बॉय लाइक बर्ड्स बट ही वाज अफ्रेड ऑफ कैट्स, सिमिलरली he did not like the lions and tiger, on the contrary he likes animals they could fly such as sparrow and falcons. Likewise he thought birds were the most interesting mammals thanks to their wings, wings की वजह से। ठीक है, तो ये इस तरह रखेंगे
तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि यार इस बच्चे का बाकायदा इस बच्चे का लेवल है और ये बच्चा चीजों को बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। आगे चलते हैं क्रोनोलॉजिकली, अगर आप करते हैं इसको क्रोनोलॉजिकली, दीज ट्रांजिशन हेल्प डिफाइन टाइम। सपोज बिफोर यू गो होम मेक श्योर यू जॉट डाउन योर असाइनमेंट। अब देखें इस स्ट्रक्चर को, बिफोर यू गो होम, घर जाने से पहले, मेक श्योर यू जॉट डाउन योर असाइनमेंट, आप लिख चुके हैं। ड्यूरिंग द इवनिंग यू कैन रिव्यू योर वर्क, शाम को आप अपने काम को रिव्यू कर सकते हैं। लेटर यू शैल बी ग्लेड यू डिड, यू शैल बी ग्लेड यू डिड, आपको खुशी होगी कि आपने किया। यू शैल बी एबल टू साइमल्टेनियसली ईट डिनर एंड रिव्यू योर वर्क, खाना भी खाओ और वर्क को भी रिव्यू करो। देखें लफ्जों का कितना फर्क है। क्रोनोलॉजिकली अगर आप ऑर्डर में रखते हैं, इनको ट्रांजिशंस को इस्तेमाल करते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग, लेटर, साइमल्टेनियसली, ये वर्ड आप एक दफा याद कर लेंगे ना, बिफोर, ड्यूरिंग, लेटर, साइमल्टेनियसली। अगर हम काट दें, सपोज के ये मैं काट देता हूं, सपोज मैं काट देता हूं, यू गो होम मेक श्योर यू जॉट डाउन, बिफोर में नहीं देता तो सेंटेंस किस तरह होगा। इसी तरह मैं ये काट देता हूं, ये मैंने काट दिया, द इवनिंग यू कैन रिव्यू योर वर्क इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहां देखें इसी तरह लेटर यू शैल बी ग्लेड, लेटर में काट देता हूं, यू शैल बी ग्लेड। इसी तरह साइमल्टेनियसली हमने इस्तेमाल किया। तो इन वर्डों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी अंडरस्टैंड क्रिएट करने में, आपको पता चलता है। उसके बाद आते हैं काज एंड इफेक्ट वाला, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक ऐसे एक दो, जिसमें अब देखें दीज ट्रांजिशन शो द कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन लाइक ऑफ दीज, कौन कौन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस यू आर सच अ गुड स्टूडेंट, जबकि आप अच्छे शागिर्द हैं, यू शैल गेट इनटू गुड कॉलेज। सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट, जैसा कि आप अच्छे शागिर्द हैं आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, जैसा कि सिंस यू आर। इसी तरह देयरफॉर यू कैन गेट अ जॉब, लाइक आपको नौकरी भी मिल सकती है। एज अ रिजल्ट उसके बाद यू शुड बी हैप्पी, आप खुश होंगे, बिकॉज पीपल आर हैप्पियर दे हैव लेस स्ट्रेस। समझ आ रहा है। तो सिंस का इस्तेमाल देखें, देयरफॉर का इस्तेमाल देखें, एज अ रिजल्ट का इस्तेमाल देखें और बिकॉज का इस्तेमाल। ट्रांजिशंस बता रहा हूं भाई, देखिए मैंने बच्चे हमारे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना ऐसे राइटिंग वगैरह, तो पैराग्राफ वगैरह डेवलप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ये इशू होता है कि आप जब आप बड़ा ऐसे लिखेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें ये वर्ड आपको काम आएंगे। जब आप 15-20 पेजेस लिखेंगे तो सिंस का, देयरफॉर का, एज अ रिजल्ट का, बिकॉज का, ये ट्रांजिशनल वर्ड आप डालेंगे तो आपकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ब्यूटी होगी, खूबसूरत होगी, और इट विल स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड। Whoever attempts the paper, your paper will be different from all of them once you start writing down the transitional word that I am teaching you right now. तो इस पे आपको फोकस करना है और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्लास है जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, एक और मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, नीचे वाली स्लाइड है। अब आते हैं यहाँ पे, these transition words aid emphasize on the evidence। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाला सेंटेंस, सबा loves आइसक्रीम, truly she would be happy to eat vanilla, specifically Sabha loves chocolate vanilla। To demonstrate our love of the ice cream, Sabha is planning an ice cream। अब देखें यहाँ पे हमने truly लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पे truly, नीचे स्पेसिफिकली, और नीचे उसके नीचे लास्ट में टू डेमोन्स्ट्रेट हर लव फॉर द आइसक्रीम। अगर सपोज के मैं ये काट दूं, अगर सपोज के मैं ये काट दूं, टू डेमोन्स्ट्रेट हर लव, ये काट दूं, हर लव फॉर आइसक्रीम सबा इज प्लानिंग, ठीक है। तो ठीक है ये भी चल जाएगा, लेकिन टू डेमोन्स्ट्रेट हर लव, टू टू रिवील हर लव, टू मॉडिफाई हर लव, टू मेक हर लव आइडेंटिफाइड, Sabha is planning an ice cream good for all her friends। तो इस तरह आपकी लैंग्वेज में निखार आएगा, खूबसूरती आएगी, ब्यूटी आएगी। ये काम करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, लिखने में भी, आगे वाले बंदे को भी। आगे चलते हैं, He promised to love, honor and also obeys। यहाँ हमने also डाला है, यहाँ हमने also डाला, नीचे डाल रहे हैं moreover he will do all the cooking and cleaning while he studies at home। Furthermore, he is grateful that his new wife earns lot of money to let him do that। बहुत पैसे कमाती हैं जैसे facilitate। Furthermore,
moreover, in addition to this, however, तो ये लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे पैराग्राफ राइटिंग में आगे जाके हर पैराग्राफ के कनेक्टिविटी जब आप देंगे फर्दर मोर, मोर एवर, हाउ एवर, नॉनदलेस, इन एडिशन टू इट, तो आपकी लैंग्वेज में ब्यूटी आएगी, खूबसूरती आएगी भाई। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहां देखें, आई हेट स्कूल, दैट इज आई डिसलाइक इट इंटेंसली। इन अदर वर्ड्स, आई वांट टू ड्रॉप आउट। टू पुट इट इन अदर वे, स्कूल इज द वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सपोज अगर आप कोई स्टोरी लिखते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, तो इस तरह लैंग्वेज उसमें होती है तो हमें अच्छा लगता है। इन अदर वर्ड्स, आई वांट टू ड्रॉप आउट। टू पुट इट इन अदर वे, अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, टू पुट इट इन अदर वे, स्कूल इज द वर्स्ट प्लेस। अगर मैं यहां काट दूं, ये मैंने काट दिया, स्कूल इज द वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है ना। देखिए जब आप बिरयानी खाते हैं तो सलाद भी होनी चाहिए, उसके साथ सलाद के साथ रायता भी होना चाहिए। खाली अगर आपके सामने रख देंगे ना बिरयानी तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये वाली सलाद है, ये रायता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना चाहिए। आप लोग इतने मैच्योर हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? लास्ट है हमारी स्लाइड्स, लास्ट है। विद व्हाट पॉसिबली द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ ऑल टाइम। अब देखें, स्टार्ट देखें। With what possibly the greatest catch of all time, Pakistan won the match 2020. They almost always win big games. They almost always win. They almost always win big games. Language को focus करें. With this in mind, with this in mind, नीचे चलते हैं। They could be called the greatest team of all time. तो लैंग्वेज का देखें कितना फर्क पड़ता है, आपकी वर्ड की चॉइस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप को लैंग्वेज में ग्रिप है या लैंग्वेज पे ग्रिप नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल है। समरी पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं हम। अब कंक्लूजन, द ट्रांजिशनल फ्रेजेस इन समरी आर कंक्लूजन, रीस्टेट आइडिया, ऑल द फैक्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैन बी सीन, द रिजल्ट्स आर क्लियर, गिवन दीज पॉइंट्स। गिवन जब आप कंक्लूड करते हैं, it is clearly time to consider some changes. In the long run, these recommendations will benefit our company या our government, our department। यहाँ department कर दें, our department। देखें अभी लैंग्वेज का फर्क है। अगर आप कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, तो कंक्लूड किस तरह करना चाहिए? All the facts have been presented above, have been presented above, as can be seen, the results are clear। तो नीचे हम लिखेंगे given these points, given these points, it is clearly time, it is clearly time to consider some changes. In the long run, in the long run, full stop, these recommendation will, अगर मैं यहाँ सपोज ये काट देता हूँ, मैं कहता हूँ these recommendation will benefit our department, तो किस तरह लग रहा है? अगर मैं इस तरह लिखूं इन द लॉन्ग रन, फर्क हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा निखार आना चाहिए, या लैंग्वेज को इस तरह ड्राई आपने डाल देना है, निखार नहीं होना चाहिए? तो आपको लैंग्वेज में जब तक आप निखार नहीं डालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रेस्प द स्कोर। आपको स्कोर मिलने का बहुत मुश्किल है कि आपको स्कोर कोई भी बंदा असेसर आपको दे। नीचे चलते हैं हम। इस एक पैराग्राफ हमने लिखा है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। अब देखें, सिंगल सेंटेंस एग्जांपल। In this case, the transition words are used to connect two parts of the single sentence. This transition highlights the chronological order in which the events occurred. Suppose कि Sabha spoke thinking of the right answer. Sabha spoke thinking of the right answer. With Sabha spoke only after thinking of the right answer. यहाँ ट्रांजिशन हमने दिया, यहाँ हमने ट्रांजिशन दिया only after thinking of the answer। नीचे आते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। watch how transitional words can link paragraph making it smoothly। अब देखें नीचे हमने दो लिखे, एक ओरिजिनल है, दूसरा हमने लिखा है, दो लिखा है, दो हमने लिखे हैं, तो दोनों को मैं पढ़ता हूं जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए सपोज, माइकल डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हिज मॉम फ्लावर्स। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अम्मी के लिए फ्लावर ले। ही वाजंट ओल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। वो इतना बूढ़ा नहीं था कि नौकरी ले। ही फेल्ट सैड ऑन मदर डे पे, उसको तकलीफ थी, वो गम में था, वो परेशान था।
आगे चलते हैं। माइकल डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हिज मॉम फ्लावर्स। तो हम कह रहे हैं बिकॉज, अब देखें वहां फुल स्टॉप दिया, बिकॉज ही वाजंट ओल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। नेवरदीलेस, देखें अभी आप देखें, फिर आप मुझे नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझ। नेवर फेल्ट सैड ऑन मदर डे। तो ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में कितना फर्क है आप देखें। ये ऊपर वाला सेंटेंस है और ये नीचे वाला सेंटेंस, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसको हमने खाली इस तरह ड्राई करके रखा है। माइकल डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हिज, यहाँ हमने दिया बिकॉज, यहाँ हमने बिकॉज डाला, बिकॉज के बाद नीचे हमने नेवरदीलेस डाला है। ऊपर वाले को हमने एज अ ड्राई करके रखा है, बस दिस इज अ डिफरेंस। ये वाला फर्क है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको समझ आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। इसी तरह हमने लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, इस पे आते हैं, ये फिर हमारी खत्म होगी, फिर हम कल काम करेंगे ऐसे राइटिंग पे, जो मैंने आपको टॉपिक दिया था उस पे हम कल काम करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें, व्हेन ट्रांजिशंस आर यूज्ड बिटवीन पैराग्राफ दे आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज और द क्लॉज दैट रेफर्स टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आइडिया। उसका ताल्लुक पहले वाले से होता है। These transition often come at the beginning of new paragraph and may use phrases like जैसे हम कर रहे हैं, in conclusion the thesis is clear, it follows logically, इसी तरह lastly, next। तो हमारा जो होता है पहले वाले से करना, it is important to make point A। देखें नेक्स्ट, हम देखें नेक्स्ट वी विल लुक एट द एविडेंस फॉर सी। तो हमने ये डिस्कस किया, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है। तो मेरे ख्याल में ट्रांजिशन का अब आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो टाइम हमारा पूरा हो गया है।